जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या बीजेपी 400 पार के आंकड़े को पूरा कर पा रही है। अगर आप सुनना चाहते हैं कि कर पा रही कि नहीं कर पा रही, तो हाँ, बीजेपी कर पा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऐसे पत्रकार कह रहे हैं जो कभी बीजेपी के घोर विरोधी थे, बीजेपी और मोदी के। लेकिन अब वो भी मानने लग गए हैं कि बीजेपी अपने 400 पार के आंकड़े को पार कर रही है। देखिए, ये हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अनुभवी पुराने पत्रकार हैं। देखिए इनका वीडियो, इन्होंने क्या कहा है मोदी के 400 पार के नारे पर। दोस्तों नमस्कार। ना तो ये चुनाव चेक एंड बैलेंस वाला है और ना ही ये चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले वाला है। जनता के भीतर बहुत साफ मैसेज है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया खड़ा है। हालांकि इस देश के कई क्षत्रपों ने चुनाव से ठीक पहले ये जरूर सोचा कि वह अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए उसी राजनीतिक लकीर को खींचेंगे जिसके आश्रय उनकी अपनी पहचान अपने राज्य की राजनीति में बनी रह जाए। कुछ क्षत्रपों ने यह भी सोचा कि हम किसी दोनों गठबंधन से हटकर वैचारिक तौर पर एक गठबंधन के साथ रहेंगे लेकिन दूसरे का विरोध करेंगे। लेकिन चुनाव जैसे धीरे धीरे नजदीक आते चले गए और एक के बाद एक 3 चरण जब बीत चुके हैं और कल चौथे चरण पर वोटिंग होनी है, उससे पहले 2 मैसेज इस देश में साफ तौर पर है। हो सकता है इन चुनाव परिणामों के बाद इस देश के कई क्षत्रपों की राजनीति खत्म हो जाए। यह हो सकता है जो इंडिया गठबंधन में साथ लेकिन चुनावी रणनीति में साथ नहीं उतरे या फिर चेक एंड बैलेंस बनाने में ही लगे रह गए, उनकी भी राजनीतिक जमीन न सिर्फ सिकुड़ेगी बल्कि एक लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके सामने मुश्किल होने वाली है। और यह परिस्थिति इस देश की राजनीति के भीतर खास तौर पर अपने अपने राज्यों में अपने बूते खड़े क्षत्रपों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह समझ ही नहीं पाए कि अगर वाकई इंडिया गठबंधन एक तरफ है और वह मोदी सत्ता को लगातार चुनौती दे रहा है, तो उससे हटकर वोटर किसी तीसरी दिशा में देखने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वजह है अपने राजनीतिक जीवन में नवीन पटनायक चेक एंड बैलेंस करते रहे। और चेक एंड बैलेंस का असर यहां तक हो गया कि चुनाव से ऐन पहले गठबंधन का जिक्र होने लगा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा या नहीं होगा। बीजेपी ने अपने तौर पर एक एक सीट और एक एक वोट को लेकर उड़ीसा के भीतर जो समीकरण बैठाए या कहें जो अपने तौर पर सर्वे किए, वो सर्वे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत बड़े लाभ की आशा हो चली है। उन्हें ये भरोसा हो चला है कि 2019 की तस्वीर कम से कम उड़ीसा में पूरे तरीके से बदलने वाली और उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी शुरू से इंडिया गठबंधन के साथ थी। यह भी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए कहा था कि पटना तो परिवर्तन की भूमि है, तो पहली बैठक वहीं पर कराइए। लेकिन जब वो अकेले चुनाव मैदान में उतर गई तो उसके बाद की परिस्थितियां बहुत साफ बता रही है कि बंगाल के भीतर का आकलन वोटों में। तो मित्रों, ये तो थी एक वीडियो जिससे साफ झलकता है कि विपक्ष इस चुनाव की प्रतिस्पर्धा में कहीं भी नहीं है और बीजेपी साफ साफ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है। अभी आगे देखिए, अगली वीडियो में इन्होंने क्या कहा। वहां पर कांग्रेस की सत्ता आ गई तो उसके बाद जिस तेजी से अस्त हुआ केसीआर का साम्राज्य, सिर्फ सत्ता ही नहीं गई बल्कि पूरा वोट बैंक खिसक गया। उसका लाभ कांग्रेस सोच जरूर रही है कि उसे मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ सीट दर सीट जो परीक्षण बीजेपी ने किया है उसमें तेलंगाना में उसे भारी लाभ मिल सकता है। ये संकेत वो अपने पार्टी के भीतर दे रही है। और तेलंगाना के भीतर की अगर स्थिति को देखिएगा तो लगभग 20% वोट तेलंगाना में बीजेपी को पिछले चुनाव में मिले थे। टीआरएस को 41% मिला था।
लेकिन उस डिजाइन में कांग्रेस अपने तौर पर 29-30% वोट के साथ खड़ी थी, उसे 3 सीटों पर जीत मिली थी। तो क्या वाकई तेलंगाना में सत्ता में आने के बावजूद भी स्थिति बीजेपी की ज्यादा अनुकूल है? और इसके समानांतर जगन रेड्डी का सवाल है। जगन रेड्डी की बहन या कहे वाईएसआर की बेटी, वह आज की तारीख में कांग्रेस के साथ खड़ी है और जगन रेड्डी अपने पोते चुनाव मैदान में है। लेकिन वहां पर जो समझौता चंद्रबाबू नायडू और पवन यानी जन सेना पार्टी के साथ बीजेपी ने किया है, उसके समीकरण बहुत साफ बताते हैं कि इस बार बड़ा झटका जगन रेड्डी को लगेगा। और क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है कि खास तौर से 4 राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को भारी बढ़त मिलेगी और यही बढ़त बताने की स्थिति में आ जाएगी कि बीजेपी 272 के आंकड़े को छुएगी या नहीं छुएगी और गठबंधन के आश्रय वह 272 के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि कई राज्य नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा राज्य तो ऐसे हैं जो 2019 की तुलना में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और वो कतार वाकई लंबी है। वो कर्नाटक है, वो महाराष्ट्र है, वो राजस्थान है, वो बिहार है, वो झारखंड है, वो छत्तीसगढ़ है, एक लंबी कतार और उत्तर प्रदेश भी है। अब सवाल ये है कि जहां जो घाटा हो रहा है उसकी एवज में क्या इन 4-5 राज्यों में 4 राज्यों का नाम हमने लिया, उसके बाद 5वां राज्य कुछ हिस्सा पंजाब की 2 सीटों का है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु की 4 सीटों का है। सवाल है यहां पर भी क्या खाता तमिलनाडु में बीजेपी के अनुकूल खुल जाएगा जो वो सोच रही है? इस दृष्टि से ध्यान दीजिए तो अलग अलग तौर पर कांग्रेस से मुकाबला इन जगहों पर नहीं है। इन जगहों पर छत्रपों की राजनीति या तो खत्म होगी या छत्रप अपने बूते चलते चले गए, ना इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए तो उनको घाटा होगा और इसका लाभालाभ बीजेपी को मिलेगा क्या? हमें लगता है सिलसिलेवार तरीके से एक एक राज्य की परिस्थिति को समझिए जरूर और इन परिस्थितियों के भीतर किस तरीके से निशाना किस पर किस तरीके से साधना है। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी थे, वहां उन्होंने भाषण में सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं घसीटा बल्कि कांग्रेस लेफ्ट और उससे निकली हुई ममता बनर्जी को लेकर निशाने पर लिया। और बंगाल के भीतर की स्थिति क्या कहती है? बंगाल के भीतर का सच यह है कि 2019 में 40% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे। ममता बनर्जी को सिर्फ 3.5% या कहे 3% वोट ज्यादा मिले थे। उस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी 16 सीटों पर जीती थी और ममता बनर्जी 22 सीटों पर जीती थी। उसके अलावा सीपीएम के पास 6.5% वोट लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाई। 5.5% वोट कांग्रेस के पास, वह 2 सीट जीत पाई। लेकिन इस बार जब हम कह रहे हैं मुकाबला बहुत सीधा है, वोटर के जहन में यही है, इसी के साथ लेकर बीजेपी का एनालिसिस बहुत साफ है कि बंगाल के भीतर उसको कम से कम जो पिछली बार 16 सीटें जीती थी उसमें 10 सीटों का लाभ हो सकता है। 5 सीटों को लेकर तो वह कंफर्म है। डमडम की सीट है, आरामबाग की सीट है, बीरभूम की सीट है, बोलपुर की सीट है, कृष्णानगर की सीट है, इनको लेकर उनका एनालिसिस साफ है। लेकिन वह 10 सीटों के आगे जा रही है कि हम उससे भी ज्यादा जीतेंगे। इसीलिए जो निशाना प्रधानमंत्री साध रहे हैं और जिन गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं उसमें कह सकते हैं कि वह वोटों के ध्रुवीकरण को बहुत साफ तौर पर एक लकीर खींच रहे हैं। क्योंकि मोदी की गारंटी अगर रामनवमी बना सकते हैं, इस दिशा में आ जाए, तो फिर आप सोचिए राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की धरती पर कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जानते हैं कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने सत्ता कभी नहीं भोगी है और पहली बार टीएमसी से निकले हुए नेता ही सही लेकिन वह बीजेपी की धारा और उसकी सोच के साथ अगर खड़े हैं तो ऐसे में अतीत की सत्ता जो कभी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ कांग्रेस की रही हो या ज्योति बसु के साथ। तो मित्रों, ये तो आकलन था इन पत्रकार साहब का, लेकिन आप सोचेंगे ये सब हुआ कैसे, बीजेपी कैसे अपने 400 पार के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है 2019 का जब चुनाव हुआ था तो मोदी के अलावा इतना कोई मजबूत नेता नहीं था जिसका सब जगह पकड़ हो और जिसका हर जगह क्रेज हो। लेकिन 2017 के बाद में और विशेषकर 2019 के बाद
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो छवि जनता के बीच में बनाई, और वो हर स्टेट में हर जगह उनकी रैलियों की डिमांड हो रही है, और एक जोड़ी बन गई मोदी योगी की। उसने बीजेपी के इस राह को 400 पार के लक्ष्य को बहुत ही आसान बना दिया। देखिए योगी जी किस हिसाब से पूरी ताकत के साथ अपना कैंपेन कर रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। पूरब से पश्चिम हो या फिर उत्तर से दक्षिण, इस चुनाव में हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। मोदी का सपना अगर तीसरी बार पूरा होगा तो ये लिख कर रख लीजिए, उसके सबसे बड़े और असल हीरो होंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पीएम मोदी की जुबान पर भी इस वक्त एक ही नाम आ रहा है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। यूं ही कोई एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी आसानी से उपयोगी नहीं बता देता। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। सीएम योगी की यह तारीफ पीएम मोदी ने केवल हवा में नहीं की, बल्कि ये बताने की कोशिश थी कि दिल्ली पहुंचना है तो योगी का साथ और समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे पीएम मोदी ने योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया था, लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से सीएम